हाइड्रोजन, क्या देखा था? हाइड्रोजन का पोजीशन, हाइड्रोजन का पोजीशन, अल्कली मेटल और हैलोजन दोनों के साथ हो सकता है, ये बताया था। अच्छा, अल्कली मेटल के साथ हैलोजन का अरेंजमेंट क्यों हो सकता है? वो जो लास्ट क्लास में बताया था उसको रिपीट कर रहा हूं। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल्स। तुम बोलो क्या क्या था? यहाँ अल्कली मेटल, यहाँ हाइड्रोजन। पहली सिमिलरिटी, alkali metals all have one electron in valence shell. Hydrogen also have one electron in the valence shell. Number two, loses one electron. It also loses one electron. Third similarity, one electron loss करेगा. They form univalent. They form univalent cation. It also forms univalent cations. Number four, alkali metals, they are reducing agent. It also acts as reducing agents. नंबर 5 क्या देखा था? ये चारों पॉइंट समझ आ गए? अच्छा, पांच नंबर पॉइंट क्या था? एल 5 ना यार, 5 नंबर पॉइंट क्या बताया था? एल्कली मेटल्स आर लिबरेटेड एट कैथोड, दे आर liberated at cathode during electrolysis. They are liberated at cathode during electrolysis. It is also liberated. अच्छा, 6 नंबर पॉइंट क्या बताया था? कंपाउंड फॉर्मेशन, एल्कली मेटल जैसे जैसे कंपाउंड बनाते हैं. अच्छा, एल्कली मेटल ऑक्साइड, एल्कली मेटल ऑक्साइड, एक एल्कली मेटल ऑक्साइड का नाम बोलो. Na2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन जब ऑक्साइड बनाता है, सेम नेचर है ना H2O. अच्छा, एल्कली मेटल जब सल्फाइड बनाते हैं, एल्कली मेटल सल्फाइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2S, रॉटन एग स्मेल गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S. अच्छा, एल्कली मेटल हैलोज हैलाइड, एल्कली एल्कली मेटल हैलाइड, NaCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl. जिस तरह से एल्कली मेटल का बिहेवियर रहा है, हाइड्रोजन भी उसी तरह से बिहेव कर रहा है. ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल जैसा ही है, लेकिन नहीं है. तो अभी हमने क्या पढ़ा था? सिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल्स. अब हम पढ़ेंगे डिसिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद. हाइड्रोजन एल्कली मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज में सिमिलर है, लेकिन हाइड्रोजन ऐसी ऐसे 2-3 पॉइंट्स है जहां हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स में डिफरेंस भी. तो डिसिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स, यहां तक हो गया था. ये सारे एग्जांपल्स लिखे. अब हेडिंग लगा दो, डिसिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल. मिटाओ ये सारे पॉइंट्स. लिखना है तुमको, लिख लो.
डिसिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन। तुम लोगों को आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में कुछ कहा था, याद है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल से निकालने वाले इलेक्ट्रॉन को, नहीं, किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल से तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं समझे? किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल से, किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल से तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है। ये जो एनर्जी देते हो, इस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एल्काली मेटल्स, एल्काली मेटल्स एंड हाइड्रोजन, अब उल्टा लिखते हैं, हाइड्रोजन एंड एल्काली मेटल्स। अच्छा एक बात याद रखना, 12 वन डजन होता है, 12 यूनिट वन डजन होता है। केमिस्ट्री के कैलकुलेशन में तुम्हें ये बताया था कभी? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये बताया था। ये एक ऐसा नंबर है केमिस्ट्री में, इस नंबर को कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। केमिस्ट्री के सारे कैलकुलेशन, केमिस्ट्री के सारे कैलकुलेशन इस नंबर के बेसिस में होते हैं। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम 12 यूनिट्स वन डजन मान के काम करते हैं, केमिस्ट्री में इस नंबर को फिक्स मान दिया, इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। और इस नंबर को नाम देते हैं, जैसे उसको वन डजन का है, इसको कहते हैं वन मोल, इसको कहते हैं वन मोल। मैं अगर हाइड्रोजन लिखता हूँ H2, मैं अगर हाइड्रोजन लिखता हूँ H2, एक हाइड्रोजन एटम का वेट होता है 1.008 एटॉमिक यूनिट। H2 का वजन होता है 2.016 एटॉमिक मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास यूनिट, या इसको ग्राम में लिख दो 2.016 ग्राम। ये कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेट है? गलत जवाब। एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का वेट 2.016 ग्राम, ऐसा लगता है तुम्हें? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेट, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेट 2.016 ग्राम, ऐसा लगता है तुम्हें? लगता है क्या ऐसा? तुम्हें क्या लगता है? तुमने ना बोला। एक मॉलिक्यूल नहीं है, एक मोल, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन, वन मोल ऑफ H2। अच्छा हाइड्रोजन बोलता हूं तो ऐसा समझ में आता है ना, तो इस चैप्टर में मैं डाई हाइड्रोजन बोलूंगा तो तुम ऐसा समझना। मैं कह रहा हूं वन मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन, इसका वेट कितना है? 2.016 ग्राम, वन मोल। एंड व्हाट इज वन मोल? यू नो इट, 6.022 into 10 to the power 23 number of dihydrogen weighs 2.016 ग्राम। ये बात समझो, ये केमिस्ट्री के कैलकुलेशन से आगे जाके हमें यही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा तो अगर मैं लिखता हूं H 1.008 ग्राम, ये कितना हाइड्रोजन है? वन हाइड्रोजन एटम, ये वन हाइड्रोजन एटम है? नहीं, ये कितना हाइड्रोजन एटम है? वन मोल ऑफ H एटम इज 1.008 ग्राम। मतलब कितने सारे हाइड्रोजन एटम? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का वेट कितना है? 1.008 ग्राम। समझे? अच्छा ये आगे काम आएगा, अभी काम आएगा। एल्काली मेटल्स, हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन का एक एटम लेता हूं, हाइड्रोजन का एक एटम, और ये न्यूक्लियस और ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी देनी पड़ती है ये होता है 1312। एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में, तुम्हें याद होगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जूल। एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, इसको मेजर करते हैं किलो जूल में। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो है 1312 किलो जूल पर मोल। पर मोल मतलब समझ गए? एक वेसल है, उसमें कितने हाइड्रोजन एटम है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑफ H। इस इतने सारे हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन तुम निकालोगे और तुम्हें एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? 1312 किलो जूल पर मोल। ये बात समझे?
हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है ना, इतने एनर्जी में तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सबके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते। नहीं समझे? हाइड्रोजन का एक मोल ले लेना और एक मोल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए तुम्हें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी में एक मोल सोडियम, एक मोल लिथियम, एक मोल पोटेशियम, सबके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते। इसे हम क्या समझ सकते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज मच 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 हायर देन एल्कली मेटल। एल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्कली मेटल इज वेरी लो and thus they tend to lose electron very easily. Ionization potential of alkali metals is very low and thus they tend to lose electron very easily. But hydrogen does not tend to electron easily. बहुत कष्ट के बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है, हाँ निकलता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन बहुत एनर्जी देने के बाद, और ये एनर्जी में बहुत क्या है, ये बात समझ है? So the ionization potential of hydrogen is 1312 kilojoule per mole and the ionization potential of alkali metal is very very low and hence they tend to lose electron very easily. ये पहला dissimilarity देख लो। The ionization potential, the ionization potential of hydrogen is 1312 kilojoule per mole. This energy is sufficiently high. Alkali metals, they have very low ionization potential and thus tends to lose electrons very, and thus they tends to lose electron very easily. इतनी सिमिलरिटी की बात करी थी कि मानो हाइड्रोजन एल्कली मेटल ही, लेकिन एक डिसिमिलरिटी आ गई। दूसरी डिसिमिलरिटी काफी सिग्निफिकेंट है। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? सेट एक, क्या बनाता है? Na प्लस। अर्चित, लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? एक, क्या बनाएगा? Li प्लस। पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, K प्लस बनाएगा। तुझे मैं बताऊं, वाटर में Na प्लस एग्जिस्ट करता है, K प्लस एग्जिस्ट करता है, Li प्लस एग्जिस्ट करता है, वाटर में H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता है। वाटर में Na प्लस एग्जिस्ट करता है, K प्लस एग्जिस्ट करता है, Li प्लस एग्जिस्ट करता है। क्या होता है? तूने जैसे ही वाटर लिया, इसमें तुमने सोडियम क्लोराइड की एक ग्रेन डाल दी। सोडियम क्लोराइड की एक ग्रेन जैसे ही वाटर में गई, सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो फोर्स होता है, इनको आपस में बांधे रखने वाला, ये फोर्स टूट जाते हैं। तो ये सोडियम अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। और ये जो सोडियम वाटर में टूट के अलग हो गया क्लोराइड से, अपन इस सोडियम के पॉजिटिव चार्ज पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं। एक बात याद रखना रजत, पूरी केमिस्ट्री में अगर एटम के ऊपर चार्ज नहीं है तो उसकी एनर्जी कम रहती है। पूरी केमिस्ट्री में अगर एटम के ऊपर चार्ज नहीं है तो उसकी एनर्जी कम रहती है, और उसकी एनर्जी अगर कम रहती है वो स्टेबल होता है। पूरी केमिस्ट्री में अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज नहीं है, पूरी केमिस्ट्री में हमेशा की बात कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर चार्ज नहीं है तो वो स्टेबल रहता है, उसकी एनर्जी कम रहती है। जैसे ही चार्ज आता है ना, उसकी एनर्जी बढ़ती रहती है, और एनर्जी का बढ़ना मतलब उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और स्टेबिलिटी कम होती है मतलब वो रिएक्टिव हो जाता है। ये बातें काम आएंगी, फिर से बोल रहा हूं, केमिस्ट्री में अगर किसी स्पीसीज के ऊपर चार्ज नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो उसकी हम कहते हैं एनर्जी कम है, और एनर्जी कम रहना हम कहते हैं उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब रिएक्टिविटी कम होगी। जो जितना शांत बच्चा है क्लास में, उसके इससे उससे लफड़े कम होते हैं ना।
समझी। और जो सबसे ज्यादा चिल्ला मिलने वाला होता है उसके साथ लफड़े होते रहते, समझी। अच्छा, जो लफड़ा करता है चिल्ला मिल्ली करता है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, तभी तो वो करता है ना। तो चार्ज कम रहना मतलब एनर्जी कम, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब रिएक्टिविटी कम। ये बात समझ आ गई। अच्छा, जैसे ही किसी स्पीसीज के ऊपर चार्ज आ गया मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई, नहीं समझे। चार्ज नहीं होना मतलब एनर्जी कम हो, चार्ज नहीं माने एनर्जी कम। द मोर द चार्ज द मोर द एनर्जी, द मोर द चार्ज द मोर इज द एनर्जी। दूसरे, द मोर द चार्ज द मोर इज द एनर्जी, the less the charge, the less is the the less is the energy, the more is the stability, the less the energy, the more is the stability। ये बात समझ आ गई। the more is the stability, the less is the reactivity, the more is the stability, the less is the reactivity। अच्छा, अब उल्टा चलो, अगर किसी स्पीसीज के ऊपर चार्ज आ गया मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई, उसकी एनर्जी बढ़ गई मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। जैसे ही सोडियम क्लोराइड वाटर में जाके अलग होते, सोडियम के ऊपर एकदम से चार्ज आता है, जैसे ही ये चार्ज आता है ये क्या करता है, अपने आजू बाजू में से सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस के ऊपर सराउंड करा लेता है। ये समझे। तो सोडियम कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे ये टूट के अलग हुआ और सोडियम अपने आजू बाजू अपने सरफेस पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करा लेता है। क्यों? जैसे इसके ऊपर चार्ज आया, ये चाहता है इसका चार्ज कम से कम हो जाए। ये कम से कम कैसे हो सकते हैं, जितने वाटर मॉलिक्यूल आके इसको घेरेंगे इसका चार्ज कम होगा, इसकी एनर्जी कम होगी, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो सोडियम वाटर में एग्जिस्ट करता है, ट्रू सेंस में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही लिथियम एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही ऐसे ही पोटेशियम एग्जिस्ट करता है, और ऐसे सीजियम एग्जिस्ट करता है। लेकिन H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता है। H प्लस कैसे एग्जिस्ट करता है पता है? जैसे ही H प्लस वाटर में आएगा, हम वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। वाटर के ऊपर ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वाटर का स्ट्रक्चर है ऋषि, वाटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे H प्लस वाटर में गया, ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को H प्लस को दे देते हैं। या तुम ऐसे मानो H प्लस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको ले लेते हैं। हमने बॉन्डिंग पढ़ी है ना, हमने बॉन्डिंग नहीं पढ़ी यहाँ पर। अच्छा, बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो H प्लस वाटर में गया नहीं कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H प्लस को दे देता, और ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट। अच्छा, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और जैसे ही जैसे ही Na प्लस वाटर में गया, वाटर मॉलिक्यूल आके सराउंड कर लिए ना, इसको कहते हैं आयन। ये आयन है, ये वाला पार्ट क्या रजत, ये आयन है, और ये वाला पार्ट क्या कृष्णाशीष, इसको हम कहते हैं डाइपोल। अब तुम्हें लग रहा होगा ये डाइपोल क्यों कहा। अच्छा, वाटर को मैंने कैसे दिखाया, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव एक पोल, नेगेटिव दूसरा पोल, डाइपोल। तो वाटर एक डाइपोल होता है, ये वाटर चैप्टर में केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। वाटर एक डाइपोल होता है, और ये क्या है, आयन। तो सोडियम वाटर में एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि इसमें आयन और डाइपोल के इंटरएक्शंस होते हैं, इंटरएक्शंस। Na प्लस वाटर में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरएक्शंस। आगे क्या लिखेंगे, एल्कली मेटल्स एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म, एल्कली मेटल्स एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म इन वाटर ड्यू टू आयन डाइपोल interactions, but H plus does not exist as H plus in water. It exists, it forms coordinate bond. H plus truly exist नहीं करता है in true sense. H plus does not exist in water. It forms coordinate bond with water. It forms coordinate bond with water. मतलब H plus exist ही नहीं, ये दूसरा difference. H plus does not exist in water. It forms coordinate bond with water. And alkali metals in true sense exist as cations because of ion dipole interaction. ये second difference है alkali metals और हाइड्रोजन में। H प्लस गया और एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन Na प्लस, Li प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cgm प्लस, ये सब एग्जिस्ट करता है।
कोई डाउट है इसमें? नहीं, लिख लो सेकंड डिग्री सिमिलरिटी। मैं पॉइंट लिख के ये चित्र बना देता हूँ, तुम लोग बना लेना, या बाद में रिकॉर्डिंग से डायग्राम बना लेना। सो हाइड्रोजन H plus does not exist in water independently. It immediately forms coordinate. It immediately forms coordinate bond with water. It immediately forms coordinate bond with water and forms hydronium ion. इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसको, इसका फॉर्मूला क्या होगा? H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अच्छा, अल्कली मेटल के लिए क्या लिखेंगे? दे एग्जिस्ट इन आयंस इन वाटर। कोई डाउट है इसमें? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे H प्लस गया वाटर में किया, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। H प्लस गया और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को H प्लस को दे देते, ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देते। ये जो बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में, और क्या बात होगी? और बता कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसा है? ऐसा तो कुछ होगा, उनको तो कोई भाषा नहीं पता। तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ले जा। H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पड़े, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के H प्लस को दे दिया, और ये जो बॉन्ड बना दिया, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो H प्लस, मुद्दे की बात ये है, लगभग लगभग तुम ये समझ लो H प्लस वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता है, एल्कली मेटल्स वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, आयंस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। समझ गई? कोई डाउट है? अच्छा, एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की दो सिमिलरिटी क्लियर हो गई? दूसरा, ये वाला पार्ट नहीं समझ? क्या नहीं समझ? कुछ भी नहीं समझी? और कोई है जिसको ये समझ नहीं है? बाकी सबको समझ आ गया? सुन, सोडियम Na प्लस बनाता है, पोटाशियम K प्लस बनाता है, रुबिडियम Rb प्लस बनाता है, सीजियम Cs प्लस बनाता है, और हाइड्रोजन H प्लस बनाता है। इन सबको वाटर में डाल दो, Na प्लस वाटर में जाएगा और एग्जिस्ट करेगा, K प्लस वाटर में जाएगा और एग्जिस्ट करेगा, ये सब वाटर में जाएंगे और एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन H प्लस जैसे ही वाटर में जाएगा, ये क्या करेगा? वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते, ये वाटर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेते हैं। H प्लस वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपनी तरफ ले लेते हैं, और ये एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। या तुम ऐसे ही समझ लो ना, मैं तुम्हें ऐसे कह देता हूँ, H plus forms coordinate bond with water. Alkali metals do not form coordinate bond with, ये बात समझो, H plus forms coordinate bond with water. Alkali metals do not form coordinate bond with, ये डिफरेंस। अच्छा, क्योंकि थोड़ी प्रेसाइज आंसर अगर बोलना हो तो तुम क्या बोलोगे? यहाँ क्या होता है? आयन डाइपोल here exist, अच्छा मैं लिखी दूं, they exist in form of ions, in form of ions in water because of ion dipole interactions. There is, कौन सा देर होगा? टी चाहिए या देर?
there is no formation of कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता। कोई डाउट है? अब तो क्लियर हो गया तुमको। हाँ, अच्छा 3 नंबर पॉइंट, हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स। तीन नंबर पॉइंट काफी सिग्निफिकेंट है। सोडियम एल्कली मेटल है, सोडियम क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? NaCl। जब सोडियम NaCl बनाता है ना, दिस इज प्योरली आयनिक, दिस इज प्योरली आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड एक प्योर आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब Na प्लस कैटायन, कैट आयन, लेकिन है तो आयन। Cl माइनस एनायन, आयन, ये दो आयन से बना हुआ एक बॉन्ड है। Na प्लस और Cl माइनस, ये कंप्लीट कैटायन, ये कंप्लीट एनायन। दो आयन है ना, एक कैट आयन और एक एनायन, दो आयन के बना हुआ बॉन्ड है, इसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। लेकिन हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है। हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है। कोवैलेंट कंपाउंड नहीं, हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये तुम्हें बताया। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा हाँ ये तो पता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। वो क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर देता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज। इसको ऐसे दिखाते हैं, डेल्टा नेगेटिव। ये डेल्टा मतलब जरा सा, और इसके ऊपर क्या दिखेंगे, डेल्टा पॉजिटिव मतलब जरा सा। और क्योंकि चार्ज बन गया, इसको कहते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। तुम्हें अगर कभी कोई पूछ ले ना एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड का एग्जांपल दो, तो सोचना मत HCl बोल के चुप हो जाओ, समझी? तुम्हें कभी कोई पूछ ले गिव एन एग्जांपल ऑफ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, HCl बोल के चुप हो जाओ, वो तुमसे कुछ पूछेगा ही नहीं। समझ आया? ये, अरे ये डिफरेंस, डिसिमिलरिटी था। एल्काइल मेटल जब क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो आयनिक होता है, हाइड्रोजन जब क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाता है वो कोवैलेंट होता है। थर्ड डिसिमिलरिटी, कोई डाउट है? लिख लो। अच्छा मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन इज रोग एलिमेंट, रोग एलिमेंट मतलब अनप्रिंसिपल। अबे ठीक कर ले, एल्काइल मेटल जैसा बनना है कि नहीं बनना है? ये एल्काइल मेटल जैसा था ना अभी 5 मिनट पहले, अभी 5 मिनट पहले हमने क्या लिखा था, सिमिलरिटी, मतलब इसको एल्काइल मेटल जैसा बनना था, और अब एल्काइल मेटल जैसा नहीं। तो पहले ठीक कर ले बनना है कि नहीं बनना। ये जो अनप्रिंसिपलनेस है ना, इसका अनप्रिंसिपल एलिमेंट, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोजन इज रोग एलिमेंट। अच्छा इसको तो सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं। अभी क्या पढ़ेंगे, सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन, और फिर क्या पढ़ेंगे, डिसिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन। तब जाके ना फील आएगा कि लड़ाई किस लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन, एंड फिर समझेंगे किस पीरियोडिक टेबल का ऑलमोस्ट थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। थर्ड, फर्स्ट है फ्लोरीन, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.01 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.96, ऑलमोस्ट सिमिलर। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, इसका होता है, इसका मैं 3 लिख रहा हूं या 2.96। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है खुशी? क्लोरीन। क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़े से अपनी तरफ ले लेते, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तुम्हें याद है म्यूचुअल, द रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन लिखाया था लास्ट क्लास में,
उसमें क्या लिखा था, द रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को थोड़े से अपनी तरफ ले लेता है, तो इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आता है, ये हल्का हल्का पोलर हो जाता है। सिमिलरिटीज, similarities of hydrogen with halogen, halogens, देखो ए बात ही नहीं, आपस सुनो, 1916 साल था, the year was 1916 and the name of two person was, one person was Cosel and other person was Lewis, और इन दोनों के मन में ये बात आई कि सारे एलिमेंट्स में एक सिमिलरिटी है, और वो सारे एलिमेंट्स में ये 7 एलिमेंट बांध देते, उन्होंने ये कहा था कि इनको छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है, इंग्लिश में बोल रहा हूं, दे वांट as many electrons in their valence shell, they want as many electrons in their valence shell as there are in the nearest noble gas. All elements wants as many electrons in their valence shell as there are in the valence shell of noble gas. अच्छा, हाइड्रोजन का नियरेस्ट गैस ये है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 1। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, खुशी, ये सब ग्रुप 7 में बेटा, ये सब ग्रुप 7 में, ये सब इसीलिए ग्रुप 7 में क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, उल्टी बात करते हैं, क्योंकि ये सब ग्रुप 7 में, तो इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 8 है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1। ये भी 1 करेगा, ये भी 1 करेगा, ये भी 1 करेगा। अच्छा, ये सारे कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं, 1। हाइड्रोजन भी कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, 1। तो हाइड्रोजन हैज सिमिलरिटी भी कुछ कुछ है, ये समझ आया, हाइड्रोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आल्सो गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। देख क्या बोल रहा है, बट ऐसे बोल क्या दिया, हवा में उड़ने लगे। एक क्वेश्चन है, इसने क्या कहा था, साउंड क्या बोला था, मंदिर, तुम्हारा मंदिर है ना, ऑल एलिमेंट्स, देखो, ऑल एलिमेंट्स wants as many electrons in their valence shell as there are in the nearest noble gas। सुनो, ओए, बुक खोल के देखोगे ना, उसमें एक लिखा रहता है ऑक्टेट रूल, समझे, ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल नहीं है, ये इसको कहते हैं मॉडिफाइड ऑक्टेट रूल, बाद में यही आता। मैं अगर ऑक्टेट रूल कहता तो तुम्हारे मन में आवाज आती कि सर हाइड्रोजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे, तो ऑक्टेट कैसे पूरा हो रहा है, ऑक्टेट का तो 8 से लेना देना है ना,
तो इसको मॉडिफाई कर दिया था हमने। हमने क्या कहा था, 8 वाट कुछ नहीं, नियरेस्ट नोबल गैस के जितने हैं मेरे भी उतने होने चाहिए। ये बात समझे? सो ऑल एलिमेंट्स वांट as many electrons in their valence shell as there are in the nearest noble gas। हाइड्रोजन का नियरेस्ट हीलियम है, उसके 2 है, तो हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए। फ्लोरीन के 7 है, नियॉन के 8 है, नियॉन के 8 है और फ्लोरीन के 7 है, तो फ्लोरीन को भी कितना चाहिए, 1। ये बात समझ आ गई ना? हाँ, तो हैलोजन नहीं समझ आई? किसने बोला नहीं समझ? ये लाइन समझ आया तुमको? ये लाइन नहीं समझ में? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये कहा था कि हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है, अगर इंसानी भाषा में बोलूं तो हम सब किसी ना किसी की तरह बनना चाहते हैं, ऐसा ही एलिमेंट्स है। हर एलिमेंट नियरेस्ट नोबल गैस जितना इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? नियरेस्ट नोबल गैस के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहता है मेरे भी उतने हो जाए। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 1। फ्लोरीन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बगल में नियॉन, नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1। फ्लोरीन हैलोजन है ना, क्लोरीन के रजक, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन के बगल में आर्गन, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 1। ये हैलोजन से ये कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं, 1। और हाइड्रोजन भी कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, 1। मतलब हाइड्रोजन हैलोजन के साथ सिमिलर है। अब समझ आ गया? कोई डाउट तो लिख लो। हाइड्रोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन in its valence shell। Halogens also gains 1 electron to complete their, यहाँ पे THEIR होगा, to complete their octet। कोई डाउट है? एग्जाम्पल, फ्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म F माइनस, क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl माइनस, हाइड्रोजन ऑल्सो गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। इसको मत लिखना अभी, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसको लिख लो मॉडिफाइड ऑक्टेट रूल। ये है मॉडिफाइड समझ गए बात? हाँ वही दो। ये हैलाइड्स, सुनना डोलो, हैलोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हैलोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है। तुमने अगर बचपन से केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ी होगी, तो हाइड्रोजन के ऊपर तुमने ये चार्ज हमेशा देखा होगा। तुमने हाइड्रोजन के ऊपर ये चार्ज कभी देखा है? हाँ कब? हाइड्रेट कब होता है ये? हाँ, तो किससे गेन करेगा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन? हाँ हाँ, तो किससे? नियरेस्ट नोबल गैस थोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा इसको, एचएफ। अगर एचएफ के साथ जुड़ेगा फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल,
क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ H माइनस हाइड्राइड। देखो कौन बोला? एग्जैक्टली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं, ये हैलोजन है। अच्छा हैलोजन, हैलोजेंस हैव -1 चार्ज over them as they gain 1 electron na. Halogens have -1 charge over them as they gain 1 electron to complete their octet. ये बात समझी? Hydrogen also have -1 charge over it. Hydrogen also have -1 charge over it when it forms compound with alkali metal और alkaline earth metal. अर्चित, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है हमेशा, हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा सिर्फ तब जब हाइड्रोजन या तो अल्कली मेटल के साथ होगा या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ होगा, और कोई स्पेशल केस नहीं। एक अल्कली मेटल का नाम बोल। सोडियम। अगर सोडियम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1। एक अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम बोल। मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम डाइहाइड्रोजन बनता है तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, इसके ऊपर -। समझे? तो Mg। चल कैल्शियम लिखो, कैल्शियम हाइड्रेट, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब आया समझ में? तो हाइड्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है, और हैलाइड तो फेमस ही है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है -। क्लियर हुआ? तो सिमिलरिटी हो गई। अच्छा तीसरी सिमिलरिटी लिख लो, ये ऊपर वाला पॉइंट मिटा दूंगा, जगह कम पड़ गई। एटॉमिसिटी ये मिटा दो, ये वाला। फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है? P4। तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है? 4। सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है? 8। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 8। अच्छा हेलोजेंस F2, एटॉमिसिटी 2। क्लोरीन, ब्रोमीन, बातें नहीं आपस में। I2, ये सब की एटॉमिसिटी मत बात कर, इंसान नहीं है। हेलोजेंस की एटॉमिसिटी कितनी है? अच्छा मैं बोलूं कि तुम समझ गए? हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी में मैच होती है। The atomicity of hydrogen is 2, the atomicity of halogen is also 2, same हो गया। लिखो they have they are diatomic, meaning they have atomicity 2, it is also diatomic। ये कितना नंबर पॉइंट था? 4 नंबर पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए। 4 नंबर पॉइंट नहीं समझे? समझा रहा हूं। दे कंबाइन विथ alkali metals having formula, having chemical formula
having chemical formula mx where अच्छा if m is Na plus x नहीं let m be Na plus and x be Cl माइनस, तो फॉर्मूला क्या होगा Na प्लस Cl माइनस। अच्छा यहां क्या लिखेंगे, इट ऑल्सो कंबाइंस विथ alkali metals to form a compound of similar formula. Example NaH। 4 नंबर पॉइंट समझ आ गया। 5 नंबर 6 नंबर कौन सा बेटा, ये बेटा अच्छा लिख कौन सा बेटा सुनो, नंबर 5 बच्चा लोग, हैलोजेंस नॉन मेटल के साथ जिस तरह से कंबाइन करते हैं, हैलोजन नॉन मेटल्स के साथ जिस तरह से कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन भी उसी तरह से कंबाइन करते हैं। एक हैलोजन का नाम ले लें क्लोरीन। क्लोरीन कार्बन के साथ कंबाइन करता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है। क्लोरीन एक हैलोजन है कौन, क्लोरीन एक हैलोजन है। अच्छा ऐसे लिखता हूं, हैलोजन कंबाइंस विथ नॉन मेटल्स लाइक कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन के साथ जब क्लोरीन कंबाइन करता है ऋषि, ये बनाता है CCl4, और जब सिलिकॉन के साथ कंबाइन करते हैं ये बनाता है SiCl4। मैं बोलूं कि तुम समझ, हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ कंबाइन करता है। तुम्हें तो याद ही है, बचपन से तुमने पढ़ा था मीथेन गैस, उसका फार्मूला क्या है CH4। हाइड्रोजन also combines with the same non-metals to form compounds having similar chemical formula CH4 and SiH4, ये बनाता है, समझे, लिख लो। ये 5 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट, अगर लॉस कर रहा है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का लॉस भी किया था, H प्लस बनाया था। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का गेन भी करता है, H माइनस बनाता है। हैलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, वो भी इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये एक पॉइंट दिया मैं वहां से लिखा हूँ। और कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा तो अब ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन हैलोजन जैसा है। अब हमें एक ऐसा पॉइंट लिखना चाहिए जहां हाइड्रोजन हैलोजन जैसा नहीं है, लिख लो, डिसिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस। डिसिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजन। आपको ये बात ध्यान देना चाहिए, सुन इधर, तुम्हें ये बात ध्यान देनी चाहिए, हैलोजेंस का स्वभाव है कि वो हमेशा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ही एक्वायर करते हैं। इट इज द नेचर ऑफ हैलाइड्स, राइट, मत बात करो। इट इज द नेचर ऑफ हैलोजेंस टू फॉर्म हैलाइड्स by accepting one electron.
with all elements. It is the nature of halogens to form halides by accepting one electron and acquire one negative charge. तुम मोस्टली हैलोजेंस के कंपाउंड्स को अगर देखोगे तो मेजर क्लास ऑफ कंपाउंड्स ऐसे ही हैं कि हैलाइड्स के ऊपर, हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो हैलाइड पर, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है कब? ओनली हाइड्रोजन इज विद अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ, बाकी के साथ ये डिसिमिलरिटी लिख लो। हैलोजन हैलोजन फॉर्म्स halides and acquires one negative charge. Halogen form halides and acquires one negative charge with almost all elements, whereas hydrogen accepts one electron, acquires one negative charge only if it combines with alkali metals and alkaline earth metals. ये पहला डिसिमिलरिटी। दूसरा डिसिमिलरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में जो बातें पढ़ाई थी उसमें से उठा लूंगा। सुनो, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मूला बोलो। Seriously, what? Oxide of hydrogen is what? And oxide of halogen is? तुम्हें नहीं पता? किसने बोला? फ्लोरेट नहीं, ऑक्साइड ऑफ हैलोजन, हैलोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्लोरीन ऑक्साइड बनाते हैं, Cl2O3, Cl2O3। अच्छा, अगर हैलोजन ऑक्साइड बनाते हैं ना, वो एसिडिक होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन आर एसिडिक। अच्छा, तुम्हें लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में कहीं पढ़ाया था मैंने, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। ये क्या है? नॉन मेटल। ये क्या? ऑक्साइड। तो ये क्या होगा? एसिडिक। अच्छा, लेकिन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन H2O is न्यूट्रल। वाटर क्या होता है? तीन होता है ना, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक, एक होता है न्यूट्रल। हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या है? न्यूट्रल। और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। ये एक डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब ये बताइए, हाइड्रोजन ना हाइड्रोजन अल्कली मेटल जैसा है और नहीं भी। अच्छा, हाइड्रोजन हैलोजन जैसा है और नहीं भी। ये क्या है? नहीं पता, इसको खुद नहीं पता मैं क्या हूं। ऐसे अनडिसिप्लिन्ड एलिमेंट को हमने नाम दिया है हाइड्रोजन इज अ रोग एलिमेंट, अनडिसिप्लिन, अनमैनर्ड, अनप्रिंसिपल्ड, दुष्टो मोनो। तो अब हाइड्रोजन, जिसके बारे में इतना इंफॉर्मेशन हमें पता है, अब हम ये देखेंगे कि इसको बना कैसे सकते। बहुत सारे मेथड जिससे हाइड्रोजन बना जा सकता है। तुम्हें अगर कोई पूछे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या जवाब दोगे? वाइट
Why to study hydrogen? What is the importance of hydrogen? इतना सब कुछ सोचोगे, it is one of the most important element present in water. हाँ, important element that forms water. और कोई जवाब ही नहीं देना, मतलब बिना पानी के जी सकता है, और हाइड्रोजन चाहिए पानी बना, ये समझा? तो तू हाइड्रोजन इसीलिए पढ़ ले कि अगर नौबत आ गई तो कम से कम हाइड्रोजन बना सके, हवा में ऑक्सीजन है ही, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बना, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है जितने भी नहीं, ऐसे अरे ऐसे बनता है यार, मैं बता रहा हूँ, सुन तो, जितने भी अपोलो मून सैटेलाइट्स होते हैं ना, मून जो मून में सेट, हम जो स्पेसशिप लेके जाते हैं मून या स्पेस में कोई एयरक्राफ्ट लेके चलेंगे, कुछ एक मिसाइल या वो क्या कहते हैं उसे, सैटेलाइट्स लेके चलेंगे, उसमें हम फ्यूल सेल ले जाते हैं, उसमें एक सेल ले जाते हैं डिजाइन करके, ये पहले बताया था, तो तुम्हें याद है, एक तरफ से हाइड्रोजन एक तरफ से ऑक्सीजन, तो मैं बोल रहा हूँ तू इसीलिए हाइड्रोजन पढ़ लेना ताकि वहां तुझे पानी मिलता है, तो हाइड्रोजन ध्यान से पढ़। अच्छा, हाइड्रोजन की बायोटा बता, मास वास तो पता ही होगा तुम्हें, 1.008 2.016 ये सब पता है। हाइड्रोजन, इसके रिलेटेड तीन लोगों के नाम फेमस है, एक का नाम बॉयल, रॉबर्ट बॉयल, नहीं बता रहा हूँ, हाइड्रो हाइड्रोजन से रिलेटेड तीन साइंटिस्ट के नाम आते हैं, एक का नाम है रॉबर्ट बॉयल, एक का नाम है हेनरी हेनरी कैवेंडिश, और एंटोनी, क्या कंट्रीब्यूशन था इनका? रॉबर्ट बॉयल ने, क्या हुआ था खुशी, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आयरन गिर गया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में लोहे का टुकड़ा गिर गया था, एक गैस लिबरेट हुई, एक ऐसी गैस एक ऐसी गैस जो हवा के कांटेक्ट में आती जल गई, एक ऐसी गैस जो हवा के कांटेक्ट में आती जल गई, तो रॉबर्ट बॉयल ने बोला कि आयरन का टुकड़ा जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में गिरता है, अ गैस इज लिबरेटेड दैट इज कंबस्टिबल इन नेचर, जो ज्वलनशील है, जल जाती है पहली दफा। अच्छा, उसको नहीं पता कि ये हाइड्रोजन गैस है, उन्होंने तो बस कहा कि ये गैस का लिबरेशन हुआ है जो कंबस्टिबल है, ये रॉबर्ट बॉयल ने बताया था, फर्स्ट रॉबर्ट बॉयल। अच्छा, हेनरी कैवेंडिश फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, कैसे? जिंक जिंक को डाइल्यूट एसिड में डालते हैं, जिंक को डाइल्यूट एसिड में डालते हैं, डाइल्यूट डाइल्यूट लेना कंपलसरी, हम आगे आज टॉपिक में पढ़ेंगे, टेकिंग डाइल्यूट एसिड इज कंपलसरी, you cannot take concentrated acid मंदिरा, you cannot, you simply cannot, वो एसिड लेने का जो पर्पस है वो बेकार हो जाएगा, एसिड कैसी लोगी तुम? डाइल्यूट की कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, अच्छा डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में फर्क क्या है? ये कहाँ फंसा दी, पानी मिलाते, एसिड में पानी मिला के यूज करना, वो डाइल्यूट एसिड है, और प्योर एसिड लोगी तो वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाता है, प्योर एसिड मत लेना, पानी मिला के लेना, डिफरेंस, एक्टिविटी चेंज हो जाती है, एसिड का रिएक्ट करने का फेट बदल जाता है, भाग्बो पाल्टी, जॉर्ज मिशेल। हाँ, फिर क्या कह रहा था मैं, तू यार क्या कर रहा है तू, ए ए बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स, कौन माफ कर जाते हैं, माफ कर, ए सर क्या कह रहा था, ए क्या, हाँ रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था, रॉबर्ट बॉयल accidentally found that when a piece of iron is added on dilute sulfuric acid, a gas is liberated that is combustible in nature, ये रॉबर्ट बॉयल को नहीं पता ये गैस क्या है, ऐसा क्यों हुआ, कुछ नहीं पता। अच्छा, हेनरी कैवेंडिश क्या करते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम हेनरी कैवेंडिश प्रिपेयर्ड प्योर हाइड्रोजन, फॉर द फर्स्ट टाइम हेनरी कैवेंडिश प्रिपेयर्ड प्योर हाइड्रोजन by adding granules of zinc in dilute acid। अच्छा, और इन्होंने क्या किया था, लेवोइजियर ने उसका नाम दिया था, लेवोइजियर ने क्या कहा था, यही वो गैस है जो वाटर बनाती है, हुडा, ग्रीक में
ग्रीक में हुजा मतलब वाचा और जेन मतलब प्रोड्यूसर। जेन मतलब प्रोड्यूसर, समझे? तो ये क्या हो गया? हुजा चल। अभी ये कॉमनली क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये समझे? वाटर प्रोड्यूसर मतलब ये कैसे गैस है जो वाटर प्रोड्यूस करती है। क्लियर हो गया? सो दीज आर द कंट्रीब्यूशन। ये फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग में आते हैं, याद रखना। लेवोइजियर नेम्ड द गैस एज हाइड्रोजन, मीनिंग वाटर प्रोड्यूसर। हुदा ग्रीक प्रोड्यूसर मतलब जेट। अच्छा, ही नेम द गैस एज हाइड्रोजन सिंस इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर। हेनरी कैवेंडिश he prepared he for the first time he for the first time prepared H2 gas and stated its existence by adding existence as an element by adding granules of zinc on dilute acids। और रॉबर्ट बॉयल ने क्या करा था? he observed a combustible gas he observed a combustible gas when a piece of iron was क्या लिखूंगा accidentally drop in dilute accidentally drop हाँ accidentally fall accidentally came in contact with dilute sulfuric acid। ठीक है, सारा टेंस हटा दिया।